हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि यदि कोई भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन होती है तो उसे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उस गिवन प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमने कई रूल्स देखे थे कि किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम दी गई एलपीपी को जनरेट करते हैं, जिनमें हमने देखा कि फर्स्ट जो है वो उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण का होना चाहिए था। उद्देश्य फलन के बाद हमने देखा कि जितने भी हमारे पास में जो आवश्यकता सदिश थी बी, वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसके अलावा सभी चर जितने भी हैं वो ऋणोत्तर प्रतिबंधित होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जिन चरों को हम आधिक्य पूरक चर और न्यूनता पूरक चर के रूप में जोड़ते या फिर घटाते हैं, तब उन चरों को हम उद्देश्य फलन में भी इंक्लूड करते हैं। और उद्देश्य फलन में जब हम उन्हें इंक्लूड करते हैं तो किस वैल्यू के साथ इंक्लूड करते हैं, विद कॉस्ट 0। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बेसिक इंफॉर्मेशन जो थी थर्ड चैप्टर में वो इतनी ही थी कि आप एक सिंप्लेक्स मेथड को स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन जान पाओ। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आज जो है वो फोर्थ चैप्टर और इस थर्ड चैप्टर को एक साथ लेके चलने वाला हूं, क्योंकि सिंप्लेक्स जो एल्गोरिथम है वो कंप्लीट भी आपके बुक में फोर्थ चैप्टर में दी हुई है। सिर्फ थर्ड चैप्टर में आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। सो उस बेसिक इंफॉर्मेशन को मैं फोर्थ चैप्टर से रिलेट करते हुए, क्योंकि अगर आप केवल थ्योरी ही थ्योरी पढ़ते चलते हैं तो कई बार क्या होता है, 2-3 लेक्चर्स के बाद वो थ्योरी आपके माइंड से स्किप हो जाती है और फिर जब हम एग्जाम्पल या फिर कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं तो वहाँ पे आपको वो थ्योरी जो है इतना समझ में नहीं आती जितना कि हम उन सारी चीज़ों को एक साथ में लेके चलें। ठीक है, सो आज हम कुछ लिखने वाला काम कर लेते हैं। आपको आज के लेक्चर में कुछ रूल्स में लिखवाऊंगा कि सिंप्लेक्स मेथड को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में सेट होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें माइंड में आपके सेट हो जाती हैं तब आप सिंप्लेक्स विधि से एक दी गई एलपीपी को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, सिंप्लेक्स कलन विधि। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से स्टार्ट करते हैं, जिसमें जितने भी रूल्स मैं लिखवाने वाला हूं उसमें आपका थर्ड चैप्टर भी इंक्लूड हो जाएगा और फोर्थ चैप्टर विद एग्जांपल इंक्लूड हो जाएगा। सो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, सिंप्लेक्स कलन विधि। सिंप्लेक्स कलन विधि। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक बेसिक फ्लो चार्ट बना लेते हैं हम। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, सिंप्लेक्स विधि को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक फ्लो चार्ट है जिससे आप क्या कर पाते हैं, एक बेसिक आइडिया लगा पाते हैं कि किस तरीके से हम सिंप्लेक्स विधि को स्टार्ट फिर और आगे क्या करते हैं। ठीक है, सो जब हम स्टार्ट करते हैं सो स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम दी गई एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। सो जब हमने सिंप्लेक्स विधि स्टार्ट किया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आपकी दी गई एलपीपी बन जाती है तब आप क्या करते हैं, तब आप फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं।
फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। जब आप फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं तो इसके बाद आप क्या करते हैं, या फिर आपको क्या करना होगा, ऑप्टिमल्टी टेस्ट करना होगा। ऑप्टिमल्टी टेस्ट करना होगा अर्थात इष्टतमत्व का चेक करना होगा कि किस तरीके से अगर आपने फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाई है तो क्या अब आपको यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला या फिर नहीं मिला। अगर स्टूडेंट्स ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, यानी कि ये चीज यस है, अर्थात ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो आप चाहते हैं, क्योंकि एलपीपी का उद्देश्य क्या है कि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन इष्टतम हल चाहते हो। तो अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको यस मिल रहा है तब आप क्या करते हैं, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, या फिर सॉल्यूशन को पहले ऐसे लिख लीजिए, सॉल्यूशन को रीड कर लिया हमने, सॉल्यूशन रीडिंग। यहां पे स्टॉप, सॉल्यूशन रीडिंग का मतलब स्टॉप ही है, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अगर वो हमें मिल गया यानी कि प्रोसेस स्टॉप। बस ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे इसलिए इंक्लूड कर दी है कि आप जो सॉल्यूशन पढ़ते हैं उसको आपको देखना होता है। सो बस आपने सॉल्यूशन को रीड कर लिया और सॉल्यूशन को रीड आउट करते ही आप प्रोसेस को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद, स्टार्ट जब आप करोगे यानी कि उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद आप फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाते हो। फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल में जब आपको यदि ऑप्टिमल टेस्ट जब आप करते हैं तो यदि ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला तो आपने उस सॉल्यूशन को रीड आउट कर लिया, पढ़ लिया और फिर आपने उस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर केस बन जाता है नो वाला कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो आपको सपोज यहां पर नहीं मिला, अगर आपको यहां पर सॉल्यूशन नहीं मिला तब आप क्या करते हैं, तब आप इस टेबल को, जो आपकी फर्स्ट टेबल है, इसको और भी इम्प्रूव करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि सिंपलेक्स मेथड जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है, स्टेप बाय क्रमिक विधि है। यानी कि जब आपको फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब आपको वहां उस सॉल्यूशन को इम्प्रूव करना होता है। सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। इम्प्रूवमेंट फर्स्ट टेबल के बाद, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दीजिए, इम्प्रूवमेंट आफ्टर फर्स्ट टेबल। अब जैसे ही आपने इसको इम्प्रूव किया तो आपको क्या मिलने वाला है, सेकंड टेबल। और जब आपको सेकंड टेबल मिलेगी तो फिर आप अगेन क्या करते हैं, सेकंड टेबल मिलने के बाद आप अगेन ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला तब इस केस में आप उसका इम्प्रूवमेंट करते हैं फर्स्ट टेबल का। फर्स्ट टेबल का इम्प्रूवमेंट करने के बाद आप को सेकंड टेबल मिलेगी और सेकंड टेबल में आप अगेन क्या करोगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करोगे। अर्थात अगेन आपने ऑप्टिमलिटी टेस्ट किया। अगर ये ऑप्टिमल टेस्ट सेकंड टेबल के लिए यस हुआ तो सॉल्यूशन रीड करते स्टॉप। लेकिन अगर ये अगेन सेकंड टेबल नो हुई, यानी कि सेकंड टेबल में भी आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला, तो आप अगेन उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो चलिए अगेन इम्प्रूवमेंट के लिए मैं इस पर्टिकुलर फर्स्ट टेबल की ही बात ना करके, क्योंकि ये बार बार अगर रिपीट होने वाली है तो केवल और केवल मैं इसमें इम्प्रूवमेंट ही लिख देता हूं। इम्प्रूवमेंट जब आप करते हैं तब आप अगेन इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाते हैं। कब तक,
जब तक आपको ये यस नहीं मिल जाए, अर्थात ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। तो ये एक बेसिक फ्लो चार्ट होता है किसका, एक सिंप्लेक्स टेबल को तैयार करने का, कि किस तरीके से हम सिंप्लेक्स विधि से एक दी गई एलपीपी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिसने नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये फ्लोट चार्ट समझ में आया कि आपको करना क्या है। बाकी 2-3 बार जब आप इसको पढ़ोगे और साथ ही साथ जब मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा इससे रिलेट, तब आपके ये फ्लो चार्ट और भी अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाँ यही एक प्रोसेस हमें करनी होती है। अब बात करते हैं सिंप्लेक्स विधि, सिंप्लेक्स विधि के 5 चरण कि सिंप्लेक्स विधि किस तरीके से पूर्ण होती है। तो 5 चरणों में पहला तो चरण है कि मानक रूप बनाना, मानक रूप बनाना पहला चरण। दूसरा चरण है प्रथम सारणी बनाना, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इष्टतमत्व अर्थात ऑप्टिमलिटी टेस्ट, इष्टतमत्व का परीक्षण करना, ठीक है। चौथी चीज है उन्नत हल प्राप्त करना, उन्नत हल प्राप्त करना। और लास्ट एंड फाइनल जो है वो है हल पढ़ना। बिल्कुल वही फ्लो चार्ट की तरह ही है कि सबसे पहले मानक रूप, प्रथम सारणी, इष्टतमत्व का परीक्षण, उन्नत हल प्राप्त करना और फिर उसका हल को पढ़ना, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इनसे रिलेट जो भी रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स मानक रूप बनाना, ठीक है। सो मानक रूप के लिए पहला पॉइंट ए डाल के आप लिख सकते हैं कि मानक रूप बनाना एलपीपी का उद्देश्य फलन, एलपीपी का उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण का होना चाहिए, अधिकतमीकरण का होना चाहिए। एलपीपी का उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण का होना चाहिए, अर्थात अतः यदि उद्देश्य फलन न्यूनतमीकरण का है तब उसे अधिकतमीकरण का बनाते हैं। बनाते हैं बाय एग्जाम्पल, मैंने मान लिया कि जो उद्देश्य फलन है वो मिनिमाइजेशन का है, z इक्वल्स टू 6x1 माइनस के 5x2 माइनस के 4x3 मिनिमाइजेशन का है। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑफ ये हो जाता है माइनस z, क्योंकि माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो माइनस 6x1 प्लस के 5x2 प्लस 4x3। सो इस माइनस z को मैं नाम दे देता हूं z डैश इज इक्वल टू माइनस 6x1
प्लस 5x2 एंड प्लस के 4x3। तो पहला काम अपने पास में ये होना चाहिए कि एलपीपी का उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण का होना चाहिए। अतः यदि उद्देश्य फलन न्यूनतमीकरण का है तब उसे अधिकतमीकरण का बनाते हैं। एग्जाम्पल से इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा है कि आवश्यकता सदिश B ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। B जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है, तब प्रतिबंध में दोनों तरफ -1 से गुना कर B को ऋणोत्तर बनाया जाता है। ऋणोत्तर बनाया जाता है। आवश्यकता सदिश भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तब प्रतिबंध में दोनों तरफ -1 से गुना करके B को ऋणोत्तर बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि यदि प्रतिबंध जो है मेरे पास में 6x1 माइनस के x2 प्लस 3 of x3 इज लेस देन इक्वल टू -7 है। सपोज मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में प्रतिबंध है जहां मुझे b दिख रहा है कैसा, -7। तो इसको मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन ग्रेटर देन का हो जाता है। ठीक है, सो माइनस के 6x1 प्लस के x2 माइनस के 3 of x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो इस तरीके से ये सेकंड रूल है कि जो आवश्यकता सदिश है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड थर्ड इज C क्या है कि सभी प्रतिबंध इसमें आप लिख लीजिए ऋणोत्तर प्रतिबंध को छोड़ के, ऋणोत्तर प्रतिबंधों को छोड़कर सभी प्रतिबंध ऋणोत्तर प्रतिबंधों को छोड़कर समीकरण के रूप में होने चाहिए। समीकरण रूप में होने चाहिए। सभी प्रतिबंध ऋणोत्तर प्रतिबंधों को छोड़कर समीकरण के रूप में होने चाहिए यदि लेस देन इक्वल टू का, यदि प्रतिबंध में लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है तब इसे समीकरण में परिवर्तित करने के लिए न्यूनता पूरक चर जोड़ते हैं। ठीक है,
देखिए, यदि प्रतिबंध में लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है तब इसे समीकरण में परिवर्तित करने के लिए न्यूनता पूरक चर जोड़ते हैं, और यदि प्रतिबंध में ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है तब इसे समीकरण में परिवर्तित करने के लिए कौन सा चर जोड़ा जाता है? आधिक्य पूरक चर, आधिक्य पूरक चर घटाया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह होने पर हम समीकरण में परिवर्तित करने के लिए अधिक पूरक चर घटाते हैं, जो कि मैं कल समझा चुका हूं। एंड नेक्स्ट डी इज प्रतिबंधों की संख्या। प्रतिबंधों की संख्या m के बराबर, प्रतिबंधों की, देखिए स्टूडेंट्स, अगर प्रतिबंधों की संख्या m है किसी भी दी गई एलपीपी में, यदि प्रतिबंधों की संख्या m है तब उन प्रतिबंधों की संख्या m के बराबर गुणांक मैट्रिक्स m के बराबर इकाई सदिश, ऐसे लिख लीजिए, इकाई सदिश गुणांक मैट्रिक्स में होने चाहिए। गुणांक मैट्रिक्स कौन सी होती थी स्टूडेंट्स अपनी? ए में होने चाहिए। प्रतिबंधों की संख्या m के बराबर, यानी कि जितने प्रतिबंध अर्थात जितने समीकरण हैं उतने ही मेरे पास में इकाई सदिश किस में होने चाहिए? गुणांक मैट्रिक्स ए में होने चाहिए। ठीक है। यदि कोई इकाई सदिश, यदि कोई इकाई सदिश नहीं है, यदि कोई इकाई सदिश नहीं है तब उसे प्रतिबंध, यदि प्रतिबंधों की संख्या m के बराबर इकाई सदिश गुणांक मैट्रिक्स A में होने चाहिए। यदि कोई इकाई सदिश A में नहीं है, ऐसे लिख लीजिए, A में नहीं है, तब इसके लिए एक कृत्रिम चर आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ा जाता है। ये चीज आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये समझने वाली बात है कि हमने स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल के बारे में बात कर ली थी। ये न्यूनता पूरक चर स्लैक वेरिएबल होता है और ये अधिक पूरक चर यानी कि सरप्लस वेरिएबल होता है। इनके बारे में हम जान चुके थे, लेकिन अब ये जो नया वर्ड आया है कृत्रिम चर, ये कृत्रिम चर क्या होता है कि स्टूडेंट्स देखिए, जब हम सिंप्लेक्स विधि को सॉल्व कर रहे होंगे तब हमें आवश्यकता पड़ती है कि जितने आपके पास में समीकरण हैं उतने ही आपके पास में गुणांक मैट्रिक्स ए में इकाई सदिश होने चाहिए। इकाई सदिश से मतलब कि यदि आपके पास में एक ये मैट्रिक्स है और इसमें मैंने मान लिया कि 3 समीकरण हैं, 3 समीकरणों के लिए मेरे पास में इकाई सदिश होने चाहिए। ये 3 समीकरणों के क्या हैं? गुणांकों से बनी मैट्रिक्स है, तो इसमें 3 ही इकाई सदिश होने चाहिए। 3 इकाई सदिश से मतलब 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इस तरीके से
क्या होने चाहिए, इकाई सदिश होने चाहिए। ठीक है, और इकाई सदिश हम पढ़ चुके थे, कौन से होते थे, E1, E2, E3 एंड सो ऑन। सो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 जितने समीकरण होंगे उतने इकाई सदिश ए में होने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, देखिए ध्यान से, कि x1 प्लस x2 प्लस के x3 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये माना कि एक प्रतिबंध है। दूसरा प्रतिबंध है 2x1 प्लस के 3x2 प्लस के 4 ऑफ x3 इज लेस देन इक्वल टू 4, एंड तीसरा है 4x1 प्लस के 3 ऑफ x2 प्लस के x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगर जैसे कि मैं कह रहा हूं कि माना मेरे पास में यहाँ पे 3 प्रतिबंध हैं और जितने प्रतिबंध होते हैं उतने इकाई सदिश यहाँ पे होने चाहिए। तो देखिए जो ये हम आदिक पूरक और न्यूनतम पूरक चर जोड़ते हैं, तो अब इसमें कौन सा चर जुड़ता है, न्यूनतम पूरक चर। तो जैसे ही मैं यहाँ न्यूनतम पूरक चर जोड़ता हूं, यानी कि प्लस x4 में करूंगा, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ कितना हो जाता है 1, और बाकियों के लिए x4 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0 0, जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो 1 0 0, ठीक है, एक इकाई सदिश मुझे मिल गया। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं। अब मुझे इसके लिए अगर इस लेस देन इक्वल टू को चेंज करना है, तो मैं यहां पे एक और x5 जोड़ देता हूं, तो यहां पे 0 ऑफ x4 हो गया। तो जैसे ही मैं 0 ऑफ x5 हो जाएगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे x5 न्यूनतम पूरक चर जोड़ता हूँ, 0 वाला 1 0 0 यहाँ से मिल गया, 0 1 0 यहाँ से मिल गया। लेकिन अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन के लिए मैं बराबर में चेंज करने के लिए क्या करता हूँ, माइनस x6 करता हूँ, यानी कि x6 को घटाता हूँ। यानी कि इसके लिए मुझे इकाई सदिश क्या मिल जाता है, 0 0 और -1। तो इस केस में क्योंकि 0 0 -1 इकाई सदिश नहीं है, क्योंकि -1 आ गया, तब इस केस में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एक अलग से कृत्रिम चर जोड़ते हैं इस -1, क्योंकि मुझे हम कह रहे हैं कि जितने प्रतिबंध होते हैं उतने इकाई सदिश ए मैट्रिक्स में होने चाहिए। लेकिन यहां पे देखिए समीकरण कितने हैं, प्रतिबंध कितने हैं 3, लेकिन इकाई सदिश कितने बन रहे हैं, सिर्फ 2। तो मुझे एक और जरूरत है, जो कि मैं अब यहाँ पे इस एक कृत्रिम चर को जैसे ही मैं जोड़ देता हूं, माना कि वो कृत्रिम चर मैंने मान लिया x7, तो जैसे ही मैंने ये जोड़ा x7, तो मुझे ये मिल गया 0 0 और 1। ये x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए, x4 के लिए, x5 के लिए और x6 के लिए, और आगे इधर लिख लीजिए, ये x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7। ठीक है, इसका मतलब 3 प्रतिबंध थे और मुझे 3 ही इकाई सदिश मिल गए, 1 2 और 1 3। तो जहां पे भी आपने देखा कि अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है प्रतिबंध में, तो मुझे वहां एक आधिक पूरक चर घटाते हैं, तो आधिक पूरक चर की वजह से मुझे इकाई सदिश नहीं मिल पाता है, तब मैं एक आर्टिफिशियल वेरिएबल कृत्रिम चर को वहां पे जोड़ देता हूं, जिससे कि मुझे इकाई सदिश मिल जाता है। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल रूल इज लास्ट एंड फाइनल है ई कि सभी न्यूनता पूरक चर, न्यूनता पूरक व आधिक्य पूरक चरों को एलपीपी के उद्देश्य फलन में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
किया जाना चाहिए, जहां इनका जो मूल्य है शून्य रखा जाता है तथा कृत्रिम चर को भी माइनस कैपिटल M मूल्य के साथ उद्देश्य फलन में सम्मिलित किया जाता है, जहां M बहुत बड़ी संख्या होती है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि इन न्यूनता पूरक और आदिक पूरक चरों को उद्देश्य फलन में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिनका कॉस्ट क्या रखा जाता है, 0। उद्देश्य फलन में जैसे ही मैं उनको रखता हूं तो 0.x4, 0.x5 एंड 0.x6, और अगर मैं कृत्रिम चर भी मैं जोड़ना चाह रहा हूं तो उसको -m मूल्य के साथ, -m(x7) -m मूल्य के साथ में उद्देश्य फलन में सम्मिलित किया जाता है, जहां m जो है वो बहुत ही बड़ी नंबर होता है, बहुत ही लार्ज नंबर होता है ये m। तो इस तरीके से पहला जो अपने पास में चरण था कि मानक रूप में बनाना, वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। ये 5 इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए याद रखते हो। बाकी जो हमारा सेकंड चरण है कि प्रथम सिंप्लेक्स टेबल किस तरीके से बनानी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।